नमस्ते और इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम कल्पना और वास्तविकता के संगम पर खड़े हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जहां कहानियां जीवंत हो उठती हैं। हम दुनिया भर में उन 8 वास्तविक स्थानों का सफर करेंगे जिन्होंने हमारी सबसे प्रिय काल्पनिक दुनिया को प्रेरित किया है। ये केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि समय और कल्पना के माध्यम से एक अभियान है, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी की असाधारण सुंदरता ने लेखकों, फिल्म निर्माताओं और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये वो स्थान है जहां प्रकृति की भव्यता, प्राचीन मिथकों और आधुनिक सिनेमा का जादू एक साथ मिलकर कुछ असाधारण बनाते हैं। प्रत्येक स्थान अपने आप में एक कहानी है, एक पहेली है जो हमें सुलझाने के लिए बुला रही है। हम स्कॉटलैंड की हरी भरी पहाड़ियों से न्यूजीलैंड के ज्वालामुखी तक और जर्मनी के परी कथा वाले महलों से रोमानिया के रहस्यमयी किलों तक का सफर करेंगे। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे एक असली ट्रेन जादुई हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस बन गई और कैसे एक वास्तविक पर्वत माउंट डूम के रूप में अमर हो गया। हम यह भी जानेंगे कि इन स्थानों से जुड़ी किंवदंतियां कहां समाप्त होती हैं और कठोर वैज्ञानिक तथ्य कहां से शुरू होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे साहसिक कार्य पर निकल रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हम उन पुलों को पार करेंगे जो कल्पना और हकीकत को जोड़ते हैं और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमारी दुनिया की सतह के ठीक नीचे छिपे हुए हैं। यह यात्रा हमें याद दिलाएगी कि हमारी अपनी पृथ्वी किसी भी काल्पनिक दुनिया से कम जादुई नहीं है। चलिए इस अविस्मरणीय खोज को एक साथ शुरू करें। हमारी यात्रा स्कॉटलैंड के शानदार हाईलैंड्स से शुरू होती है, एक ऐसी भूमि जहां धुंध में लिपटी पहाड़ियां और गहरी झीलें प्राचीन कहानियां सुनाती हैं। यहीं पर कल्पना ने एक बहुत ही वास्तविक भाप इंजन को अपनाया और उसे जादू की दुनिया का प्रतीक बना दिया। मैं बात कर रहा हूं द जैकोबाइट स्टीम ट्रेन की, जिसे दुनिया भर में लाखों लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। जब आप इस ट्रेन को पटरियों पर गरजते हुए देखते हैं तो यह महसूस करना मुश्किल नहीं है कि आप किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। यह लोहे और भाप का शानदार नमूना फोर्ट विलियम और मैलेक के बीच 84 मील की दूरी तय करता है, जो ब्रिटेन के सबसे सुंदर रेलवे मार्गों में से एक है। इसकी यात्रा का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा ग्लेनफिनन वायडक्ट के ऊपर से गुजरना है। 21 विशाल मेहराबों वाला यह पुल एक शांत झील और हरी भरी घाटियों के ऊपर शानदार ढंग से खड़ा है। यह वही दृश्य है जिसे हैरी पॉटर फिल्मों में अमर कर दिया गया था, जहां उड़ने वाली कार ट्रेन का पीछा करती है और डिमेंटर्स यात्रियों पर हमला करते हैं। इस ट्रेन की यात्रा करते समय आप लगभग उम्मीद करते हैं कि कोई ट्रॉली चॉकलेट फ्रॉग्स और बर्टी बॉट की हर स्वाद वाली बीन्स बेचती हुई आएगी। किंवदंतियों का कहना है कि यह मार्ग स्वयं जादुई प्राणियों द्वारा संरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका जादू इसके इतिहास और इसे चलाने वाले लोगों के जुनून में निहित है। इंजीनियर और फायरमैन जो आज भी इस ऐतिहासिक इंजन को कोयले से चलाते हैं, इस चलती फिरती विरासत के असली जादूगर हैं। फिल्मों ने इस ट्रेन को एक जादुई आभा प्रदान की है, लेकिन इसकी असली सुंदरता इसके आसपास के परिदृश्य में है। हर मोड़ पर स्कॉटिश हाईलैंड्स का एक नया लुभावना दृश्य सामने आता है। यह एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू हमारे चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया में पाया जा सकता है। यह ट्रेन केवल एक परिवहन का साधन नहीं है, यह अतीत का एक पोर्टल है और कल्पना की दुनिया का एक प्रवेश द्वार है। तो अगली बार जब आप हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को स्क्रीन पर देखें तो याद रखें कि यह केवल एक विशेष प्रभाव नहीं है, यह एक वास्तविक सांस लेती हुई मशीन है जो स्कॉटलैंड के दिल से होकर गुजरती है, जो हर दिन यात्रियों को अपने स्वयं के जादुई साहसिक कार्य पर ले जाती है। यह कल्पना और इंजीनियरिंग का एक आदर्श मिश्रण है जो साबित करता है कि जादू वास्तव में मौजूद हो सकता है, भले ही वह भाप और स्टील के रूप में हो। अब हम दुनिया के दूसरी ओर न्यूजीलैंड के नाटकीय परिदृश्यों की ओर बढ़ते हैं। यहां टोंगारीरो नेशनल पार्क के केंद्र में एक पर्वत है
जो अंधेरे और विनाश की कहानियों से गूंजता है। ये है माउंट नगारुहो, एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसकी उत्तम शंखवाकार आकृति ने इसे J.R.R. टॉल्किन की महाकाव्य गाथा द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में माउंट डूम की भूमिका के लिए एकदम सही बना दिया। यहीं पर फ्रोडो बैगिंस को एक अंगूठी को नष्ट करने के लिए अपनी खतरनाक यात्रा पूरी करनी थी। जब आप इस विशाल पर्वत के आधार पर खड़े होते हैं तो इसकी उपस्थिति लगभग भारी होती है। इसकी ढलानों पर अभी भी लावा प्रवाह के निशान हैं, जो इसकी विस्फोटक शक्ति की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। हवा में गंधक की हल्की गंध है, जो इस बात का संकेत है कि सतह के नीचे पृथ्वी अभी भी जीवित है और बेचैन है। पीटर जैक्सन ने जब इस स्थान को अपनी फिल्मों के लिए चुना तो उन्होंने केवल एक सेटिंग नहीं चुनी, उन्होंने एक ऐसा चरित्र चुना जो अपने आप में शक्तिशाली और भयावह था। लेकिन माउंट एनगारुहो की कहानी टॉल्किन की कल्पना से बहुत पहले शुरू होती है। स्थानीय माओरी जनजाति नगाती तुवारोतोआ के लिए यह पर्वत एक तपु या पवित्र स्थल है। यह उनके पूर्वजों की भूमि का एक हिस्सा है और इसके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार महान पुजारी नगातोरो इरांगी ने इस ज्वालामुखी को तब बनाया जब वह ठंड से जम रहे थे और उन्होंने अपनी मातृभूमि हवाईकी से आग के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार यह पर्वत उनके लोगों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। ज्वालामुखी की ढलानों पर चढ़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे टोंगारीरो अल्पाइन क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे अच्छे एक दिवसीय ट्रैक में से एक माना जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, परिदृश्य बदलता है। बंजर चट्टानों और लाल रंग के क्रेटरों से लेकर पन्ना और नीलमणि झीलों तक यह एक अलौकिक दुनिया जैसा लगता है, एक ऐसा स्थान जहां भूविज्ञान और पौराणिक कथाएं टकराती हैं। शिखर से दृश्य लुभावने हैं जो आपको मोर्डोर के हृदय में होने का एहसास कराते हैं। माउंट एनगारुहो हमें सिखाता है कि कैसे एक ही स्थान पर कई कहानियां मौजूद हो सकती हैं। फिल्म प्रेमियों के लिए यह माउंट डूम है, बुराई का प्रतीक। भूवैज्ञानिकों के लिए यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का एक आकर्षक उदाहरण है और माओरी लोगों के लिए यह एक पवित्र पूर्वज है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारी पृथ्वी की सबसे शानदार विशेषताएं न केवल प्राकृतिक चमत्कार हैं, बल्कि सांस्कृतिक और पौराणिक खजाने भी हैं। हमारी यात्रा हमें दक्षिण अमेरिका के हृदय में ले जाती है, एक ऐसे स्थान पर जो इतना प्राचीन और अलग थलग है कि इसने एक पूरी तरह से अलग विकासवादी मार्ग का अनुसरण किया है। यह माउंट रोराइमा है, एक विशाल टेबल टॉप पर्वत या टेपुई जो वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं पर फैला हुआ है। यह वही विस्मयकारी परिदृश्य है जिसने सर आर्थर कॉनन डॉयल को उनके 1912 के उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड को लिखने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी कहानी जहां डायनासोर और अन्य प्रागैतिहासिक जीव आधुनिक दुनिया से छिपे हुए जीवित रहते हैं। जब आप पहली बार रोराइमा को देखते हैं तो यह एक विशाल पत्थर के जहाज जैसा लगता है जो बादलों के समुद्र से ऊपर उठ रहा है। इसकी सरासर 2800 मीटर ऊंची चट्टानें लगभग अभेद्य लगती हैं, जो ऊपर के पठार को नीचे की दुनिया से अलग करती हैं। यह अलगाव ही है जिसने रोराइमा को इतना अनोखा बना दिया है। सदियों से इस पर्वत की चोटी पर जीवन बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से कट गया है, जिससे पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां विकसित हुई हैं जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हैं। हालांकि कॉनन डॉयल की डायनासोर की कहानियां काल्पनिक थीं, लेकिन वास्तविकता किसी भी तरह से कम आकर्षक नहीं है। शिखर पर चढ़ना एक दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा है। परिदृश्य अजीब काली चट्टानों से भरा है, जिन्हें हवा और पानी ने विचित्र आकृतियों में तराशा है। यहाँ आपको मांसाहारी पिचर पौधे, छोटी काली मेंढक की प्रजातियां जो कूदने के बजाय लुढ़कती हैं, और क्रिस्टल की घाटियां मिलेंगी जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। यह वास्तव में एक खोई हुई दुनिया है। स्थानीय पेमोन भारतीयों के लिए रोराइमा एक पवित्र स्थान है जो मावारी आत्माओं का घर है। उनकी किंवदंतियां एक महान बाढ़ की कहानी बताती हैं और कैसे उनके पूर्वज इस विशाल पर्वत की चोटी पर चढ़कर बच गए थे।
यह पर्वत उनके ब्रह्मांड का केंद्र है। आकाश और पृथ्वी के बीच एक कड़ी है। जब आप शिखर पर होते हैं, घने बादलों से घिरे होते हैं, तो यह महसूस करना आसान होता है कि आप देवताओं के क्षेत्र में हैं। माउंट रोराइमा की यात्रा केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है, बल्कि समय में एक यात्रा भी है। यहाँ की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे पुरानी में से कुछ हैं, जो लगभग 2 अरब साल पहले बनी थीं। इस प्राचीन भूमि पर चलना, यह जानना कि आप उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जो लाखों वर्षों से अपरिवर्तित हैं, एक गहरा विनम्र अनुभव है। यह हमें हमारे ग्रह के गहरे इतिहास और प्रकृति की अविश्वसनीय लचीलापन और अनुकूलनशीलता की याद दिलाता है। अब हम मध्य एशिया के विशाल काराकुम रेगिस्तान की ओर रुख करते हैं, एक ऐसे स्थान पर जहां पृथ्वी में एक घाव है जो आधी सदी से जल रहा है। स्थानीय लोग इसे नर्क का द्वार कहते हैं। यह दरवेजा गैस क्रेटर है, जो तुर्कमेनिस्तान के अन्यथा बंजर परिदृश्य में एक उग्र धधकता हुआ गड्ढा है। रात में इसकी चमक मीलों दूर से देखी जा सकती है, जो अंधेरे रेगिस्तान के आकाश के खिलाफ एक भयानक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाती है। यह मानव निर्मित आपदा 1971 में शुरू हुई, जब सोवियत भूवैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे। उनका ड्रिलिंग रिग एक भूमिगत गुफा में गिर गया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। जहरीली गैस के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे जलाने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह कुछ हफ्तों में जल जाएगी। 50 साल से भी ज्यादा समय बाद यह अभी भी जल रहा है। इस आग के गड्ढे के चारों ओर कई किंवदंतियां घूमती हैं। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वास्तव में अधोलोक का एक द्वार है, एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी की पपड़ी इतनी पतली है कि आप नीचे की आग को देख सकते हैं। गड्ढे के किनारे खड़े होकर धधकती लपटों की तीव्र गर्मी को महसूस करते हुए और गैस के गर्जन को सुनते हुए यह कल्पना करना आसान है कि ऐसी कहानियां कहां से आती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो एक ही समय में सुंदर और भयानक दोनों है। वैज्ञानिक व्याख्या हालांकि कम अलौकिक है, फिर भी आकर्षक है। यह गड्ढा लगभग 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है, और यह एक विशाल प्राकृतिक गैस क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित है। जब तक गैस का प्रवाह जारी रहेगा, तब तक आग जलती रहेगी। यह हमारी ऊर्जा की प्यास और कभी-कभी होने वाले अनपेक्षित परिणामों का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। यह प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता का एक ज्वलंत प्रमाण है। हाल के वर्षों में नर्क का द्वार एक अप्रत्याशित पर्यटक आकर्षण बन गया है। दुनिया भर से साहसी लोग इस अनोखे और भयानक दृश्य को देखने के लिए रेगिस्तान में यात्रा करते हैं। वे गड्ढे के पास डेरा डालते हैं, आग की नारंगी चमक के नीचे, और एक ऐसे दृश्य को देखते हैं जो विज्ञान कथा फिल्म से सीधे बाहर लगता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे ग्रह पर सबसे अजीब और सबसे अविश्वसनीय स्थान हमेशा प्राकृतिक नहीं होते हैं। कभी-कभी वे मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम होते हैं। हमारी यात्रा अब हमें बवेरियन आल्प्स की हरी भरी पहाड़ियों में ले जाती है, एक ऐसे महल की ओर जो सीधे एक परी कथा से निकला हुआ प्रतीत होता है। यह न्यूश्वानस्टाइन कैसल है, जिसके मीनारें और बुर्ज बादलों में पहुंचते हैं। यह इतना काल्पनिक रूप से सुंदर है कि इसने वॉल्ट डिज्नी को स्लीपिंग ब्यूटी और सिंड्रेला दोनों के लिए अपने प्रतिष्ठित महल बनाने के लिए प्रेरित किया। यह दुनिया में सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले और पहचाने जाने वाले महलों में से एक है, जो रोमांस और कल्पना का प्रतीक है। इस सपने जैसे महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था। लुडविग, जिसे अक्सर फेरी टेल किंग या मैड किंग लुडविग कहा जाता है, एक शर्मीला और सनकी शासक था जो सार्वजनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचना चाहता था। वह संगीतकार रिचर्ड वैगनर के ओपेरा से प्रेरित एक मध्ययुगीन कल्पना की दुनिया में पीछे हटना चाहता था। न्यूश्वानस्टाइन को एक निवास के रूप में नहीं, बल्कि एक नाटकीय मंच के रूप में डिजाइन किया गया था। महल का हर कमरा वैगनर के ओपेरा के दृश्यों और जर्मन किंवदंतियों की कहानियों से सजाया गया है। यहाँ एक कृत्रिम गुफा है,
जो तन्नहौसर के एक दृश्य को फिर से बनाती है, और एक शानदार सिंहासन हॉल है जिसे बीजांटिन चर्चों जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो राजा के दैवीय अधिकार का प्रतीक है। विडंबना यह है कि लुडविग ने अपने सपनों के महल को पूरा होते देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहा। उसके रहस्यमय ढंग से मृत पाए जाने से पहले वह केवल कुछ महीनों के लिए इसमें रहा था। आज न्यू शवानस्टाइन का दौरा करना लुडविग द्वितीय के दिमाग में एक यात्रा करने जैसा है। आप मैरियन ब्रुक यानी मैरी ब्रिज से महल का सबसे अच्छा दृश्य देख सकते हैं, जो एक गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ है। यह वही सुविधाजनक स्थान है जहां से अनगिनत पोस्टकार्ड तस्वीरें ली गई हैं। महल के अंदर आपको भव्यता और विस्तार पर अविश्वसनीय ध्यान मिलेगा, जो एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि का प्रमाण है जो वास्तविकता से बचने के लिए बेताब था। न्यू शवानस्टाइन हमें याद दिलाता है कि कल्पना की शक्ति न केवल कहानियों का निर्माण कर सकती है, बल्कि पत्थर और मोर्टार की शानदार संरचनाओं का भी निर्माण कर सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब सपनों को उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है तो वे ठोस वास्तविकता बन सकते हैं। डिज्नी के लिए यह महल बचपन के आश्चर्य और जादू का प्रतीक बन गया, एक ऐसी छवि जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में अंकित है। यह एक राजा का निजी सपना था जो दुनिया की सबसे प्रिय परी कथा बन गया। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आता है, दुनिया भर के बच्चों के विचार आर्कटिक सर्कल की बर्फीली भूमि की ओर मुड़ जाते हैं। यह लैपलैंड है, जो पौराणिक कथाओं में सांता क्लॉज, उनके 12 सिंगों और उनकी योगिनी कार्यशाला का घर है। यह एक ऐसी जगह है जो क्रिसमस के जादू और देने की भावना का पर्याय है, लेकिन सांता की कथा के पीछे एक वास्तविक स्थान, एक वास्तविक संस्कृति और एक अद्वितीय प्राकृतिक दुनिया है। लैपलैंड एक एकल देश नहीं है, बल्कि उत्तरी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और रूस में फैला एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र है। यह सामी लोगों की मातृभूमि है, जो यूरोप के एकमात्र स्वदेशी लोग हैं। सदियों से वे इस कठोर लेकिन सुंदर वातावरण में रहते हैं, 12 सिंगा चराते हैं और प्रकृति के साथ गहरे संबंध में रहते हैं। उनकी जीवंत संस्कृति उनके रंगीन कपड़ों, गागती और उनके पारंपरिक जोइक गीतों में परिलक्षित होती है, जो इस भूमि की आत्मा है। आधुनिक सांता क्लॉज की कथा 19वीं शताब्दी में विकसित हुई, लेकिन फिनलैंड के रोवानिएमी शहर ने 20वीं शताब्दी में खुद को सांता क्लॉज का आधिकारिक गृह नगर के रूप में सफलतापूर्वक ब्रांड किया है। यहाँ सांता क्लॉज विलेज साल भर खुला रहता है, जो आगंतुकों को आर्कटिक सर्कल को पार करने, सांता से मिलने और उनके आधिकारिक डाकघर से पोस्टकार्ड भेजने का मौका देता है। यह एक व्यावसायिक उद्यम हो सकता है, लेकिन बर्फीले परिदृश्य के बीच जादू का एक वास्तविक एहसास है। सर्दियों में लैपलैंड एक सच्ची वंडरलैंड में बदल जाता है। परिदृश्य बर्फ की एक मोटी चादर से ढका होता है और पेड़ बर्फ की मूर्तियों की तरह खड़े होते हैं। यह 12 सिंगा स्लेज की सवारी, हस्की सफारी और निश्चित रूप से उत्तरी रोशनी या ऑरोरा बोरेलिस के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य को देखने का समय है। आकाश में हरे, बैंगनी और गुलाबी रंग की लहरदार रिबन देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह प्रकृति का अपना क्रिसमस लाइट शो है। लैपलैंड हमें दिखाता है कि कैसे एक आधुनिक मिथक एक प्राचीन भूमि पर आरोपित किया जा सकता है, जिससे कुछ नया और आकर्षक बन सकता है। सांता क्लॉज की कहानी दुनिया भर के लोगों के लिए खुशी लाती है, लेकिन यह हमें सामी लोगों की समृद्ध संस्कृति और आर्कटिक की नाजुक सुंदरता को भी देखने का अवसर प्रदान करती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कल्पना और परंपरा मिलती है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे स्थायी जादू अक्सर प्रकृति और मानव संस्कृति के बंधन में पाया जाता है। अब हम इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम की धुंध भरी भूमि की ओर यात्रा करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो किंवदंतियों में डूबा हुआ है। यह किंग आर्थर का डोमेन है, महान राजा, उनके शूरवीरों और उनके रहस्यमय जादूगर मर्लिन की कहानियों का घर। आर्थर की कहानी एक कहानी है जो सदियों से सुनाई जाती रही है, लेकिन क्या इन मिथकों के पीछे कोई सच्चाई है? हमारी खोज हमें 3 प्रमुख स्थानों पर ले जाती है: टिंटैगल,
कैडबरी कैसल और ग्लास्टनबरी। हमारी पहली मंजिल कॉर्नवाल के ऊबड़ खाबड़ तट पर स्थित टिनटैगल कैसल है। किंवदंती के अनुसार यह वह स्थान है जहां आर्थर की कल्पना की गई थी, जादू और धोखे के एक कार्य के माध्यम से। आज खंडहर एक नाटकीय हेडलैंड पर स्थित हैं, जो एक नए शानदार पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। जब आप लहरों को नीचे चट्टानों से टकराते हुए सुनते हैं और अटलांटिक की हवा को महसूस करते हैं, तो यह कल्पना करना आसान है कि यह स्थान क्यों इतनी शक्तिशाली किंवदंतियों को प्रेरित करता है। पुरातत्वविदों ने यहाँ 5वीं और 6ठी शताब्दी के एक महत्वपूर्ण गढ़ के सबूत पाए हैं, ठीक उसी समय जब आर्थर के रहने की बात कही जाती है। इसके बाद हम समरसेट में कैडबरी कैसल की यात्रा करते हैं, जो एक विशाल प्रागैतिहासिक पहाड़ी किला है जिसे कई लोग आर्थर के प्रसिद्ध दरबार कैमलॉट का वास्तविक स्थान मानते हैं। इसकी विशाल मिट्टी की प्राचीरें आज भी प्रभावशाली हैं। 16वीं शताब्दी से स्थानीय परंपरा ने इस स्थान को आर्थर से जोड़ा है। यहाँ की खुदाई से पता चला है कि अंधेरे युग के दौरान यह एक प्रमुख ब्रिटिश सरगना द्वारा भारी रूप से फिर से मजबूत किया गया था। क्या यह सरगना वह व्यक्ति हो सकता है जिसे हम किंग आर्थर के नाम से जानते हैं? हमारी अंतिम तीर्थ यात्रा हमें ग्लास्टनबरी ले जाती है, एक ऐसा शहर जो रहस्यवाद और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। इसे पौराणिक द्वीप एवलॉन माना जाता है, जहां आर्थर को अपनी अंतिम लड़ाई में घायल होने के बाद ले जाया गया था। 12वीं शताब्दी में ग्लास्टनबरी एबे के भिक्षुओं ने दावा किया कि उन्होंने आर्थर और उनकी रानी गुइनिवर की कब्र की खोज की है। आज ग्लास्टनबरी टॉर परिदृश्य पर हावी है, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ये स्थान हमें इतिहास और मिथक के बीच की धुंधली रेखा दिखाते हैं। क्या किंग आर्थर एक वास्तविक व्यक्ति थे? शायद। वह संभवतः एक रोमन ब्रिटिश योद्धा थे जिन्होंने आक्रमणकारी सैक्सन के खिलाफ अपने लोगों का नेतृत्व किया। सदियों से उनकी कहानी को कवियों और कहानीकारों द्वारा अलंकृत और रोमांटिक किया गया है, जो उन्हें एक आदर्श राजा, शिष्टता और न्याय के प्रतीक में बदल देता है। टिनटैगल, कैडबरी और ग्लास्टनबरी का दौरा करना केवल ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना नहीं है, यह एक राष्ट्र की आत्मा को आकार देने वाली कहानी के दिल में एक यात्रा है। हमारी अंतिम यात्रा हमें ट्रांसिल्वेनिया के अंधेरे जंगली पहाड़ों में ले जाती है, एक ऐसे नाम की तलाश में जो दुनिया भर में भय और आकर्षण पैदा करता है, ड्रैकुला। हम ब्रैन कैसल की ओर बढ़ते हैं, जो एक चट्टानी चट्टान पर स्थित एक भयावह किला है, जिसे अक्सर ब्रैम स्टोकर के प्रसिद्ध पिशाच के निवास के रूप में पहचाना जाता है। इसकी नुकीली मीनारें और संकरे गलियारे निश्चित रूप से एक गॉथिक दुःस्वप्न की छवि को उजागर करते हैं। ब्रैम स्टोकर ने कभी रोमानिया का दौरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में बड़े पैमाने पर पढ़ा। उनके उपन्यास में ड्रैकुला के महल का वर्णन ब्रैन कैसल से कुछ समानताएं रखता है। यह महल एक पहाड़ी दर्रे की रखवाली करने के लिए एक रणनीतिक स्थान पर बनाया गया था और इसका इतिहास युद्ध और साजिशों से भरा है। जब आप इसके घुमावदार सीढ़ियों और गुप्त मार्गों से गुजरते हैं, तो आप लगभग दीवारों के भीतर गूंजती फुसफुसाहटों को सुन सकते हैं। लेकिन ड्रैकुला की कथा का वास्तविक ऐतिहासिक प्रेरणा से क्या संबंध है? वह व्यक्ति व्लाद तृतीय वलाचिया का राजकुमार था, जिसे व्लाद द इम्पेलर के नाम से जाना जाता है। वह 15वीं शताब्दी का एक क्रूर शासक था, जो अपने दुश्मनों को सूली पर चढ़ाने की अपनी क्रूर आदत के लिए प्रसिद्ध था। उसका उपनाम ड्रैकुला उसके पिता व्लाद द्वितीय ड्रैकुल से आया है, जो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के सदस्य थे। ड्रैकुल का अर्थ रोमानियाई में ड्रैगन है और ड्रैकुला का अर्थ ड्रैगन का बेटा है। विडंबना यह है कि व्लाद द इम्पेलर का ब्रैन कैसल से बहुत कम वास्तविक संबंध था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने शायद कभी इसमें पैर नहीं रखा, सिवाय इसके कि उसे संभवतः कुछ समय के लिए वहां कैद किया गया हो। उसका वास्तविक निवास पोएनारी कैसल था, जो अब एक खंडहर है। ब्रैन कैसल का ड्रैकुला से जुड़ाव काफी हद तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रचना है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय रूप से सफल रचना रही है। ब्रैन कैसल का दौरा करना कल्पना और इतिहास के बीच एक आकर्षक नृत्य है।
आप एक काल्पनिक पिशाच की तलाश में आते हैं, लेकिन आपको एक वास्तविक मध्ययुगीन किले का पता चलता है जिसका अपना समृद्ध और जटिल इतिहास है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली कहानी एक स्थान की पहचान को पूरी तरह से बदल सकती है। व्लाद द इम्पेलर एक जटिल ऐतिहासिक व्यक्ति था, एक क्रूर अत्याचारी, लेकिन अपने लोगों के लिए एक नायक भी था। हालांकि ब्रैम स्टोकर की कलम के माध्यम से वह हमेशा के लिए रात के अमर राजकुमार काउंट ड्रैकुला के रूप में जाना जाएगा। और इस तरह हमारी यात्रा समाप्त होती है। हमने दुनिया भर का सफर किया है, स्कॉटलैंड की हरी भरी पहाड़ियों से लेकर रोमानिया के अंधेरे जंगलों तक उन स्थानों की खोज की है जहां कल्पना ने जड़ें जमाई हैं। हमने देखा है कि कैसे एक भाप इंजन एक जादुई प्रतीक बन सकता है, कैसे एक ज्वालामुखी एक अंधेरे प्रभु का गढ़ बन सकता है, और कैसे एक परी कथा राजा का सपना लाखों लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित छवि बन सकता है। यह एक वैश्विक साहसिक कार्य रहा है जो साहित्य, फिल्म, लोक कथाओं और हमारे ग्रह के विस्मयकारी प्राकृतिक आश्चर्यों को एक साथ बुनता है। प्रत्येक स्थान ने हमें दिखाया है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। मिथक इतिहास को आकार देते हैं और इतिहास मिथकों को प्रेरित करता है। ये कहानियां, चाहे वे प्राचीन किंवदंतियों से हों या आधुनिक ब्लॉकबस्टर से, हमें दुनिया को एक अलग नजर से देखने में मदद करती हैं। वे हमें हमारे चारों ओर की सुंदरता और रहस्य की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि जादू सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि यह हमारी अपनी दुनिया की संरचना में बुना हुआ है। तो अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें या कोई फिल्म देखें जो आपको किसी दूर की काल्पनिक भूमि पर ले जाती है, तो एक पल के लिए रुकें। विचार करें कि क्या उस दुनिया का कोई टुकड़ा यहाँ हमारी अपनी पृथ्वी पर मौजूद हो सकता है। मैं आपको अपने आसपास देखने और अपनी खुद की कहानियों की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपना खुद का साहसिक कार्य खोजें, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, सबसे बड़ी कल्पनाएं अक्सर सबसे अविश्वसनीय वास्तविकताओं से पैदा होती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।